नमस्कार। आज हम ना ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी। हाँ, बात हो रही है ब्लैक होल्स की। बिल्कुल, ये वो खगोलीय अजूबे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना इतना ज्यादा है कि फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं ना, वो भी हिल जाते हैं। ये सिर्फ तारों के मरने का एंड नहीं है। ये शायद स्पेस, टाइम और शायद असलियत क्या है, इसे समझने की चाबी भी हो सकते हैं। सही कहा। और इस गहरी छानबीन के लिए ना हमारे पास बेस मटेरियल के तौर पर ब्लैक होल पर लिखी 4 बहुत ही अहम किताबों के हिंदी सारांश है। तो इरादा ये है कि इन सारांशों के जरिए हम ब्लैक होल की दुनिया की परतें खोलें, उनकी जो मेन बातें हैं उनको समझें और देखें कि भाई ये हमारे लिए क्यों इतने जरूरी हैं। तो चलें शुरू करें। हाँ, जरूर। और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये चारों किताबें अपने अपने एंगल से, कोई थियोरेटिकल फिजिक्स के नजरिए से, कोई पुरानी खोजों के हवाले से और कोई तो वैज्ञानिकों के बीच जो बहसें चली, उनके जरिए हमें ब्लैक होल की कैसी तस्वीर दिखाती हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसे साइंस की दुनिया में शायद ही कोई न जानता हो, स्टीफन हॉकिंग। हमारे पास उनकी किताब ब्लैक होल्स द रीथ लेक्चर्स का सारांश है। सुना है ये उनके फेमस लेक्चर्स पर बेस्ड है और उन्होंने कोशिश की थी कि मुश्किल आइडियाज को थोड़ा आसान करके बताएं। सारांश में लिखा है, हॉकिंग बताते हैं कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं जब बहुत बड़े तारे, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, वो अपना फ्यूल खत्म करके अपने ही बोझ तले दब जाते हैं और ग्रेविटी इतनी इतनी ज्यादा कि लाइट भी बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए तो ब्लैक यानी काले। लेकिन फिर आता है वो आइडिया जिसने सबको चौंका दिया था, हॉकिंग रेडिएशन। क्या मतलब है इसका? कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं है, लीक कर सकते हैं वो। बिल्कुल, और यहीं पर हॉकिंग का सबसे, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी काम सामने आता है। देखिए, पहले तो यही माना जाता था कि ब्लैक होल बस एक गड्ढा है जिसमें चीजें सिर्फ अंदर जा सकती हैं, बाहर कुछ नहीं आ सकता, वन वे स्ट्रीट। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल्स की अजीब दुनिया है, उसको आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थियरी, जो ग्रेविटी और स्पेस टाइम के बड़े स्केल को देखती है, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की, खासकर ब्लैक होल के किनारे पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अरे, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी, ये तो फिजिक्स के दो बिल्कुल अलग-अलग पिलर माने जाते हैं ना, इनको जोड़ना। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हॉकिंग ने दिखाया कि क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ठीक बाहर पार्टिकल्स के जोड़े बन सकते हैं, एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। अब हो सकता है कि एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाए और दूसरा बचकर बाहर निकल जाए। जो बाहर निकला वही हमें रेडिएशन की तरह दिखता है। इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहा गया। ये निकला कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, वो बहुत ही धीरे धीरे एनर्जी खो रहे हैं और शायद अरबों खरबों साल में इवेपोरेट होकर खत्म हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक थ्योरी वाला लीक नहीं था, बल्कि इसने 2 बड़े सिद्धांतों को जोड़ने का रास्ता दिखाया और ये भी बताया कि ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं है। ये तो सच में सोच बदलने वाली बात है। सही कहा आपने। ये हॉकिंग रेडिएशन इतना धीमा है कि शायद हम इसे कभी डायरेक्ट देख ना पाएं, लेकिन इसने फिजिक्स की बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठा कि अगर ब्लैक होल इवेपोरेट होते हैं तो उनके अंदर जो चीजें गिरी थी, उनकी इन्फॉर्मेशन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए मिट जाती है? इस पर हम आगे आएंगे, ये बहुत जरूरी सवाल है। ठीक है, तो हॉकिंग ने हमें दिखाया कि ब्लैक होल शायद पूरी तरह से वन वे नहीं है, उनसे कुछ बाहर आ सकता है, चाहे बहुत धीरे ही सही। लेकिन अगर कोई चीज उनके पास जाए तो क्या होता है? यहीं पर नोबेल लॉरिएट किप थॉर्न का काम हमें आइंस्टाइन के स्पेस टाइम की अजीब गहराइयों में ले जाता है। उनकी किताब ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स के सारांश में यही बताया गया है। हाँ, इस किताब का सारांश आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर फोकस करता है। ये थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम के फैब्रिक को, उसके ताने बाने को मोड़ देती है। सारांश बताता है कि ब्लैक होल के पास, जहां ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वहां टाइम का फ्लो धीमा पड़ जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा गया है। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर यह साइंस फिक्शन नहीं, ये आइंस्टाइन की थ्योरी का एक रियल नतीजा है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं, मोड़ते हैं। जहां ग्रेविटी ज्यादा, वहां स्पेस टाइम ज्यादा मुड़ता है, और इस मुड़े हुए स्पेस टाइम में टाइम भी अलग स्पीड से चलता है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम है कि ये इफेक्ट बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है।
अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास जाए और हम उसे दूर से देख रहे हों तो हमें उसकी घड़ी स्लो चलती हुई दिखेगी। बिल्कुल। और जैसे जैसे वो इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेगा, हमें उसका टाइम लगभग रुकता हुआ सा महसूस होगा। हाँ, उसके अपने हिसाब से टाइम नॉर्मली बीतेगा, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर फ्रीज होता हुआ दिखेगा। वैसे टाइम डायलेशन को पृथ्वी पर भी बहुत छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट से मापा गया है। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स को भी इसके लिए एडजस्ट करना पड़ता है। ब्लैक होल बस इसे एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। कमाल है। और सारांश में वर्म होल और टाइम मशीन जैसी चीजों का भी जिक्र है। क्या ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी से ही निकलते हैं? थियोरेटिकली हाँ। देखिए, आइंस्टाइन के इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस ऐसे मैथमेटिकल रास्ते दिखाते हैं जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट, जैसे वर्म होल या पास्ट में जाने वाले रास्ते, टाइम लूप्स की तरह दिखते हैं। किप थॉर्न ने इन आइडियाज पर काफ़ी काम किया है, खासकर वो फिल्म इंटरस्टेलर के लिए भी उन्होंने कंसल्ट किया था। लेकिन ये सब अभी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या नेचर में ऐसे वर्म होल बन सकते हैं? क्या वो इतने बड़े और स्टेबल हो सकते हैं कि कोई उनसे गुजर सके? और क्या उनमें ट्रैवल करने से पैराडॉक्स पैदा नहीं होंगे? ये सब अभी भी अटकलों और बहुत डीप थ्योरेटिकल फिजिक्स के दायरे में है। थॉर्न की किताब इन रोमांचक, दिमाग घुमा देने वाली पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है, पर ये भी साफ करती है कि हम यहाँ अभी ज्ञात विज्ञान की एकदम बाउंड्री पर हैं। समझ गए। तो हॉकिंग ने ब्लैक होल से बाहर निकलने की बात की, थॉर्न ने उनके पास जाने पर टाइम के अजीब बर्ताव को समझाया। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हॉकिंग रेडिएशन ने उठाया था, इन्फॉर्मेशन का क्या होता है। यहीं पर लियोनार्ड सस्कास्किंड की किताब द ब्लैक होल वॉर का सारांश हमें एक जबरदस्त साइंटिफिक बहस की कहानी सुनाता है। जी हाँ, ये सारांश बताता है कि ये एक तरह की जंग थी, सस्काइंड और उनके साथियों की स्टीफन हॉकिंग के खिलाफ। और मुद्दा बहुत बेसिक था। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो क्या उसकी जानकारी, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? हॉकिंग का शुरू में मानना था हाँ हो जाती है। उनका कहना था कि हॉकिंग रेडिएशन पूरी तरह रैंडम होता है, उसमें गिरी हुई चीज की कोई खबर नहीं होती, तो इन्फॉर्मेशन तो नष्ट हो गई। लेकिन सस्काइंड और दूसरे फिजिसिस्ट बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उनके नहीं कहने का कारण बहुत गहरा था। इसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती। वो बदल सकती है, छिप सकती है, पर मिट नहीं सकती। अगर ब्लैक होल सच में इंफॉर्मेशन को मिटा देते तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पर ही सवाल था। ये फिजिक्स की दो सबसे सक्सेसफुल थ्योरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच एक सीधा टकराव था, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर। तो इस वॉर का नतीजा क्या निकला? क्या ये पैराडॉक्स सुलझ गया? ये एक लंबी और बहुत ही टेक्निकल बहस थी, कई साल चली, लेकिन आखिर में स्टीफन हॉकिंग ने माना कि शायद वो गलत थे और इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल में नष्ट नहीं होती। और इस पूरी बहस ने और इसे सुलझाने की कोशिशों ने फिजिक्स को एक नई दिशा दी। खासतौर पे होलोग्राफिक प्रिंसिपल जैसे आइडियाज सामने आए। होलोग्राफिक प्रिंसिपल, ये क्या है? नाम तो काफी रहस्यमयी लग रहा है। हाँ, ये वाकई एक दिमाग हिला देने वाला आइडिया है। इसे आसान तरीके से ऐसे समझें जैसे क्रेडिट कार्ड पर होलोग्राम होता है ना, एक सपाट 2D सरफेस पर आपको एक 3D इमेज दिखती है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कुछ ऐसा ही कहता है, पर यूनिवर्स के स्केल पर। यह कहता है कि शायद हमारी 3D स्पेस में मौजूद हर चीज की जानकारी उसकी बाउंड्री पर एक 2D सरफेस पर एनकोड या लिखी जा सकती है। इस आइडिया के हिसाब से ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन शायद इवेंट होराइजन पर ही किसी तरह स्टोर हो जाती है और हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे बाहर निकलती है, चाहे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। यह प्रिंसिपल अभी भी डेवलप हो रहा है, लेकिन इसने स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी, जो क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को मिलाने की कोशिश है, को समझने में बहुत मदद की है। वाह! तो एक साइंटिफिक बहस ने ना सिर्फ एक पैराडॉक्स सुलझाया, बल्कि यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका भी दे दिया। ये दिखाता है कि ब्लैक होल कितने फंडामेंटल सवालों से जुड़े हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि थियोरेटिकल फिजिक्स की लैबोरेटरीज हैं, जहां हमारे सिद्धांत अपनी लिमिट तक पहुंचते हैं। इन सब गहरी और कॉम्प्लेक्स बातों के बाद हमारी चौथी किताब का सारांश शायद थोड़ी राहत दे। ये है कैथरीन ब्लेंडेल की ब्लैक होल्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाम से ही लगता है कि ये शायद उन लोगों के लिए है जो इस टॉपिक से अभी जान पहचान कर रहे हैं। हाँ, सारांश यही बताता है कि ये किताब बेसिक बातों पर ध्यान देती है, जैसे ब्लैक होल की खोज की कहानी क्या रही,
साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि वो हैं, जबकि उन्हें सीधे देख तो सकते नहीं? और ये कितने तरह के होते हैं? इसमें स्टेला, जो तारों के मरने से बनते हैं, सुपरमैसिव, जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, और माइक्रो, जो थियोरेटिकली बहुत छोटे हो सकते हैं। ब्लैक होल का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, खासकर बेस बनाने के लिए। अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ एक टाइप के नहीं होते। स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब सूरज से कई गुना भारी, अपनी लाइफ के आखिर में ग्रेविटी के कारण कोलैप्स कर जाता है। इनका मास हमारे सूरज से कुछ गुना से लेकर समझ लीजिए दसियों गुना तक हो सकता है। और सुपरमैसिव ब्लैक होल, वो तो नाम से ही बहुत बड़े लगते हैं। हाँ, वो तो जायंट है। उनका मास लाखों या अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब हम मानते हैं कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हमारी अपनी मिल्की वे के सेंटर में भी है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये कैसे बने, ये अभी भी रिसर्च का टॉपिक है, पर माना जाता है कि ये गैलेक्सीज के साथ ही बड़े हुए हैं। माइक्रो ब्लैक होल अभी तक देखे नहीं गए, पर कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद बिग बैंग के फौरन बाद बने होंगे, या शायद फ्यूचर में पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में बनाए जा सकें। लेकिन अगर ये दिखते नहीं हैं, तो साइंटिस्ट ने इन्हें खोजा कैसे? मतलब इन अदृश्य दिग्गजों का पता कैसे लगाया? ये एक तरह से जासूसी का काम है। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, पर उनकी जबरदस्त ग्रेविटी का असर उनके आसपास की चीजों पर देख सकते हैं। जैसे कि पहला, तारों की ऑर्बिट। हम देख सकते हैं कि कोई तारा बहुत तेजी से किसी अदृश्य चीज के चारों ओर घूम रहा है। उसकी स्पीड और ऑर्बिट से हम उस अदृश्य चीज के मास का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो मास बहुत ज्यादा है और वहां कोई तारा नहीं दिख रहा, तो वो ब्लैक होल हो सकता है। अच्छा। दूसरा, एक्रीशन डिस्क। अगर ब्लैक होल के आसपास गैस या धूल है, तो वो गोल गोल घूमते हुए ब्लैक होल में गिरती है। इस प्रोसेस में गैस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, लाखों डिग्री सेल्सियस तक, और बहुत तेज एक्सरे या दूसरी रेडिएशन छोड़ती है, जिसे हम टेलीस्कोप से पकड़ सकते हैं। ये चमकती हुई गैस की डिस्क एक्रीशन डिस्क कहलाती है। यानी वो चमक बताती है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी अपने पीछे से आने वाली लाइट को मोड़ देती है, जैसे कोई लेंस। इससे पीछे की गैलेक्सी या तारे की इमेज वाइचूक होकर या मल्टीपल इमेज दिख सकती हैं। और चौथा, जो सबसे नया है, सीधी इमेज। हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे के सेंटर वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल की शैडो की डायरेक्ट तस्वीरें ली हैं। यह असल में इवेंट होराइजन के आसपास की चमकती गैस की तस्वीर है, जिसके बीच में एक काला गोल एरिया शैडो दिखता है, जहां से लाइट नहीं आ रही। तो ब्लंडल की किताब इन्हीं तरीकों को आसान भाषा में समझाती है, जिससे पता चलता है कि साइंटिस्ट इन न दिखने वाली चीजों के होने का सबूत कैसे जुटाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इन 4 किताबों के सारांशों से गुजरते हुए हमने ब्लैक होल की कहानी के कई जरूरी पहलू देख लिए। अगर हम सब कुछ एक साथ रखें तो हॉकिंग ने हमें उनके इवेपोरेट होने और क्वांटम कनेक्शन के बारे में बताया। थॉर्न हमें उनके पास टाइम के खिंचने और स्पेस टाइम के मुड़ने की एक्सट्रीम हदों तक ले गए। सस्काइन ने इंफॉर्मेशन वाली जंग और उसके गहरे नतीजों जैसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल को सामने रखा, और ब्लुंडेल ने हमें उनकी खोज, पहचान और अलग-अलग किस्मों से मिलवाया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ब्लैक होल सिर्फ यूनिवर्स के अंधेरे गड्ढे नहीं हैं। वे फिजिकल लॉज की बाउंड्रीज दिखाते हैं, जहां आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के नियम टकराते हैं और शायद एक नई गहरी थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें समझना शायद यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े रहस्य, जैसे डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, क्वांटम ग्रेविटी की फाइनल थ्योरी कैसी होगी, इनको सुलझाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये यकीनन फ्यूचर रिसर्च और डिस्कवरी के लिए सबसे एक्साइटिंग एरियाज में से एक रहेंगे। यह वाकई एक बहुत ही ज्ञान पढ़ाने वाली और दिमाग को एक्टिव करने वाली चर्चा रही। इन किताबों के सारांश हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया, जिनकी वजह से हम इस टॉपिक में इतना डीप जा पाए। और आखिर में एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर लियोनार्ड सस्काइन और होलोग्राफिक प्रिंसिपल सही हैं और इन्फॉर्मेशन सच में ब्लैक होल में ख़त्म नहीं होती बल्कि उसके इवेंट होराइजन पर किसी तरह लिख दी जाती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल एक तरह की कॉस्मिक हार्ड ड्राइव है? और अगर हाँ, तो क्या इंसान कभी उस कोड को डिकोड कर पाएगा, उस जानकारी को वापस निकाल पाएगा जो उसमें गिरी थी? ये सवाल हमें साइंस की लिमिट्स और फ्यूचर की अनगिनत पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना।